हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 23 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जो कि कई सारे एग्जाम होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो हम एक के बाद एक क्वेश्चंस के करते जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पित्तल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। यानी कि पित्तल जो धातु होती है वो किससे बनी होती है? मिश्र धातु। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तांबा और जस्ते को मिलाकर मिश्र मिश्र धातु पीतल बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसने पूछा है मिश्र धातु नहीं है। तो स्टील होती है, ये होती है। पीतल होती है। ब्रॉन्ज जो होता है यानी कि कांसा, वो भी मिश्र धातु होती है। लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं होती है। तांबा एक धातु होती है, इसके अंदर किसी और धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है कि सोने को घोला जा सकता है किसके अंदर? सोने को घोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसका जो नाम होता है दोस्तों वो होता है एक्वाराज। ठीक है, एक्वाराज बनता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। इन दोनों का जो मिश्रण होता है 3:1 में, उसको बोलते हैं अम्ल अम्लराज यानी कि एक्वाराज। ठीक है, अम्लराज होता है और ये सोने को घोलता है दोस्तों। अगला है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारे खाने की चीज़ें होती है उनको पैक करने के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पॉली इथिलीन। ठीक है, पॉली इथिलीन को हम जो प्लास्टिक है उसको खाने के पदार्थों को पैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है। हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों होता है, नाम से स्पष्ट है, मतलब होता है ऊपर, ऊंचा। ठीक है, और ऊंचा के याद रखने के तरीका बताता हूँ। ऊंचा मतलब दूर, यानी कि दूरदृष्टि दोष। और याद रखिए दूरदृष्टि दोष के अंदर हमें निकट की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती और इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट के अंदर भी आया है और मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था। फ्यूज का सिद्धांत काम करता है कि प्रभाव के ऊपर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, इस सिद्धांत के ऊपर हमारा जो फ्यूज होता है ये काम करता है। यानी कि जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये टूट जाता है तार। ठीक है, और हम कहते हैं फ्यूज हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है? ईएमपी की फुल फॉर्म ज़्यादातर नहीं पूछता है और इसकी है भी बहुत ज़्यादा टिपिकल, क्योंकि ये बायोलॉजी का है और मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन साइंस ऐसे ही याद रखेंगे कि ईएमपी पाथवे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सिंपल ये क्वेश्चन है, सीधे के सीधे ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक दो बार आपकी आंखों में से निकले हुए होंगे ये क्वेश्चन, तो एग्जाम में जब आप देखोगे तो चार ऑप्शंस में आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये था, कि ईएमपी पाथवे का आंसर क्या था? ग्लाइकोलिसिस था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, ये कहा जाता है सोल्डर। सोल्डर होती है शीशा और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा होता है? यानी कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है विडोल परीक्षण। विडोल परीक्षण को टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो हम सब लोग जानते हैं कि कार्बन का हीरा जो अपरूप होता है वो सबसे अधिक कठोर होता है। अगला प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से उत्प्रेरित होती है। यानी कि जिस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो आगे उत्प्रेरक का काम करता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया। तो हमारा सही पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वो अभिक्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने। ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इसे दिया था हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ए के वायरस स्थानांतरित होते हैं दोस्तों जल के द्वारा। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के वायरस जो होते हैं वो जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और भी देखिए कि हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस से जनित रोग होता है। ठीक है,
वायरस से जनित रोग है हेपेटाइटिस ए। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। दालें, नहीं, दालें इसमें नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है इन चारों के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है, यानी कि कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड, क्योंकि डेंगू और मलेरिया तो हम लोग जानते हैं मस्तिष्क ज्वर और टाइफाइड के बीच में, मस्तिष्क ज्वर और टाइफाइड के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है, सही आंसर होगा टाइफाइड। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक होता है। कि रबर निम्न में से किसका बहुलक होता है, तो रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। ठीक है दोस्तों, रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों होता है छोटी आंत के अंदर। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के अंदर होगा। अगला प्रश्न है कि एसी को डीसी में बदलने में सहायक होता है। एसी होती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी ऐसे फैलती है, ये थोड़े राउंड शेप में आना चाहिए जैसे कि ऐसे। ठीक है, ये होती है हमारे पास एसी। और डीसी जो होती है वो होती है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये गलत डायग्राम है, ठीक है। डीसी हमारी ये हो जाएगी और एसी हमारी होती है ये वाली। तो एसी को डीसी में बदलने वाले को दोस्तों कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा, रेक्टिफायर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री निम्न में से किस रोग का रोग कारक होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये जो रोग फैलाता है वो फैलाता है कुष्ठ रोग। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग। अगला हमारा प्रश्न है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो यानी कि वो क्या हो रही है, संयुग्मन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी कि खुद का अपचयन करना, लेकिन ऐसे पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ऑक्सीकारक। खुद का अपचयन करते हैं लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए कहलाते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देखिए, छोटी सी वीडियो है और हम लोगों ने 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन 23 में से आप लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस वीडियो को करने में आपके सिर्फ 5 मिनट लगे और आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो चुके हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू दोस्तों।